गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों ये जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। लास्ट क्लास में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था? उसमें ब्रेक डाउन होता था, जैसे ए और बी। ए बी का ब्रेक डाउन हुआ किसमें? ए और बी में। ए बी आपका ब्रेक हुआ ए प्लस बी में ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, कंपाउंड आपका ब्रेक कर जाए दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कंडीशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कंडीशन। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या था? आप हीट दोगे तो ब्रेक डाउन होगा, कंपाउंड हीट देने से ब्रेक होगा, ठीक है, जिसको हम थर्मो डिकम्पोजिशन करके हमने पढ़ा था। उसके बाद में डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। आपका डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में भी होगा और डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रेजेंस में होगा। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके, हीट वाला तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आकर्ष, हीट वाले आज आपने yes, लेट sir. चलो ये जो है एक्टिविटी 1.8 ये आपके एनसीईआरटी का है। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी की स्लाइड को मैं ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आप इजिली आपको बुक का पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ बुक में कहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो एक्टिविटी 1.8 आपके एनसीईआरटी का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 ग्राम आप सिल्वर क्लोराइड लोगे एक चाइना डिश में, ठीक है। उसके कलर को देखो और उस पर थोड़ा क्या करो, सनलाइट, उसको मतलब धूप में रख दो। आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, धूप में रखना है और फिर आपको देखना है उसके कलर में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही स्लाइड है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि एजीसीएल को। एजीसीएल को जब सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? हाँ बताओ आकर्ष। The decomposition are just breaking डिकम्पोजिशन down होगा, into two different products. डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। मतलब एजीसीएल को जब सनलाइट में आप रखोगे तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये टूटेगा। किसमें टूटा? एजी और सीएल में। एजीसीएल पे सनलाइट फॉल किया तो ये डिकम्पोजिशन होगा और क्या होगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था, व्हाइट कलर था, वो ग्रे कलर में आपका चेंज हो जाएगा सनलाइट के वजह से। क्योंकि ये सनलाइट की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये लाइट की वजह से हो रहा है। एजीसीएल सनलाइट फॉल किया, एजी और सीएल बने। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड एजीबीआर, ठीक है, ये दोनों हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही फैमिली से। तो जब एजीबीआर भी लोगे, सनलाइट इसे फॉल होगा तो एजी और बीआर2 में चेंज होगा, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ड्यू टू लाइट। चलो ये तो आपका एनसीईआरटी का स्लाइड था, ठीक है। अब आते हैं इसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि एजीबीआर है, एजीबीआर है, इस पे अब लाइट फॉल करेगा, एजीबीआर पे लाइट फॉल करेगा तो देखो धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पहले क्या था, आपका व्हाइट कलर था, लाइट फॉल किया, ठीक है, ड्यू टू लाइट ये क्या हो गया, व्हाइट कलर से आपका क्या हो जा रहा है, ब्लैक टाइप का हो जा रहा है। रिएक्शन क्या हुआ, एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड था और सनलाइट आपने फॉल किया, किस में चेंज होगा, एजी प्लस बीआर में, एजी प्लस बीआर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एजी और कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भाई ओके, ये तो बहुत आसान था। एक और रिएक्शन एनसीईआरटी में भी हमने देखा था, यहाँ भी है, एजीसीएल यानी कि सिल्वर क्लोराइड है और क्या है, सनलाइट दोगे तो एजी और Cl2 में कन्वर्ट होगा। बैलेंस करने के लिए आपको एजी के आगे क्या लिखना होगा, 2 लिख दो एजीसीएल के आगे और एजी के आगे भी आप 2 लिख दो। ये बैलेंस किया जा रहा है, ये 2 से क्या किया जा रहा है, बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस किया जा रहा है। डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हो गया फोटोलाइसिस, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये हो गया Yes, sir. एक्टिविटी 1.7 पे हम पहुंच रहे हैं। ये हमारा एक्टिविटी 1.7 है। इसके बारे में कोई बता सकता है? एनसीईआरटी आपने पढ़ा ही होगा कुछ, कोई बच्चा, क्या मतलब इसमें क्या परफॉर्म किया जा रहा है?
बताओ भाई। देखो ये जो एक्टिविटी है, हाँ आकर्ष बताओ। Sir, I think this is basic for the electrolytic reaction. I mean reaction and हाँ decomposition reaction. ओके, ये बताना क्या चाह रहा है। देखो चूंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ टूटेगा। किसका तुम तो किसको तोड़ो, तुम वाटर को ब्रेक कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन में टूटना है। ठीक है, वाटर टूटेगा तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको हम ये पहले तो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हेलो कर दो। मोहम्मद राजी तुमको तो सर हेलो कर रहा है। ठीक है, देखो ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं, फिर हम अपने मतलब परफॉर्म करके देखेंगे कैसे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है सेटअप के द्वारा। सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी क्या करता है, एक प्लास्टिक का मग लो। चलो ये मग आपका क्या है, प्लास्टिक का है। उसमें क्या करो, 2 होल आप करो, नीचे यहाँ पे 2 होल किया हुआ है। उसके बाद में क्या कर रहा है, एक एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। मतलब यहाँ पे ये रबर स्टॉपर है, इसके बेस में आपको रबर स्टॉपर डालना है और इसको कनेक्ट करना है 6 वोल्ट के बैटरी से। देखो ये 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, इसको कनेक्ट करना है एक 6 वोल्ट के बैटरी से। उसके बाद में क्या करना है, इस मग में आपको वाटर रखना है। इस मग में देखो ये सब क्या है, वाटर है। और क्या करोगे, मग में वाटर रखोगे, उसके बाद में क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ऊपर से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4, जिसमें वैसा H2SO4 जिसमें पानी मिलाया हो। ठीक है, तो थोड़े H2SO4 भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके अंदर क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड इट विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है पता है ना, जो ये है ना, ये इस तरह का होता है टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उस ग्रेफाइट जो रॉड था उसको आपको क्या करना है, उसको ढक देना है टेस्ट ट्यूब से। ठीक है, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको ये करंट देना है, 6 वोल्ट का बैटरी आपने कनेक्ट किया है, यहां से करंट दो। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। जो ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर देखो बबल दिख रहा है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप बबल का फॉर्मेशन देखोगे। These bubble displace water in the test tube. Is the volume of gas collected in the same in both the test tube? ये पूछ रहा है क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस के बबल है वो क्या वो सेम है, बताओ क्या वो सेम होंगे क्या? No, sir. नहीं, सेम नहीं होंगे। ठीक है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैसेस, जब तुम्हारा टेस्ट ट्यूब गैस से फिल्ड किया गया तो उसको केयरफुली आप रिमूव करो और उसके सामने एक बर्निंग कैंडल को लेके जाओ और देखो क्या हो रहा है। थोड़ी सावधानी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करनी है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट। एक बार हम इसके मतलब कैसे परफॉर्म हो रहा है उस एक्टिविटी को हम यहाँ पे करके देखते हैं, फिर हमको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो बोला हुआ था वही सारे मतलब सारे सेटअप ले लिए गए। एक प्लास्टिक का मग है, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक का मग लिए थे। ठीक है, यहाँ पे भी प्लास्टिक का मग था, उसमें हमने क्या लिखा था, 2 ग्राफाइट रॉड था और उसको टेस्ट ट्यूब से ढक दिया गया था। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट है, सेम यहाँ पे किया गया। देखो प्लास्टिक का मग है, रबर स्टॉपर, वहां पे लिखा हुआ था ना एक्टिविटी में, नीचे 2 होल करना है, उसमें रबर स्टॉपर से उसको होल को बंद करना है। फिर उसके ऊपर क्या किया गया, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। उसके बाद में क्या है, ये कैथोड हो जाएगा, बैटरी के मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल से आपको ऐड करना है। एक कैथोड होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक कैथोड तो दूसरा एनोड होगा। इसमें वाटर आपने लिया था और क्या एक स्विच है, एनसीईआरटी में दिया था, ये 6 वोल्ट का बैटरी आप लो। ये दोनों ग्रेफाइट रॉड हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आप थोड़े से ये बताओ इसमें क्या होगा, जो साइड में जो बीकर है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम निकाल के और इसमें पुट करेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और कुछ ड्रॉप इसमें डाला। अब क्या हो किया जाएगा, उसके बाद में आप इस बैटरी को ऑन करोगे, बैटरी को ऑन करोगे।
एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। अब ये जो मग में जो है ना, प्लास्टिक के मग में क्या क्या बचा, एसिडिफाइड वाटर बना, क्योंकि पहले वाटर था, आपने एसिड डाला तो एसिडिफाइड वाटर हो गया। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस। इसका यूज होगा आयंस के फॉर्मेशन के लिए। कैसे आयन का फॉर्मेशन होगा, तो देखो देखो थोड़ा थोड़ा अब आपको बबल दिख रहा होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में। एक में ऑक्सीजन का बबल है, वो किस में है, एनोड में है, और दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन के बबल है। अरे बबल दिख रहा है दोनों में। बैटरी को आपने ऑन किया, जैसे ही बैटरी को ऑन होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, एक प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्लास 12 में भी तुम पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, आपका जो वाटर था वो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, वाटर जो है ये ब्रेक होगा H2 गैस और O2 के। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यही एक्टिविटी आपका दिया हुआ था एक्टिविटी 1.7 में। फिर से अब वो एनसीईआरटी वाले पे चलते हैं, एनसीईआरटी वाले स्लाइड पे चलते हैं। ये था, देखो समझ में आया, ये एक्टिविटी आपको पूरी समझ में आ गई ना। एक में क्या हो रहा है, दोनों टेस्ट ट्यूब में फिर क्या क्या करेगा, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि बर्निंग कैंडल को आप लेके जाओ दोनों टेस्ट ट्यूब के पास। अब बताओ, जब बर्निंग कैंडल आप लेके जाओगे तो क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन होगा, अगर एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, अब बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो क्या होगा, कैंडल के साथ क्या होगा जो जल रहा है, बताओ तुषार बताओ। It will produce a popping sound. हाँ, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड, एकदम धमाका की तरह। ठीक है, आवाज करेगा। और अगर ऑक्सीजन वाले पे ले जाएंगे तो क्या होगा कैंडल का, बताओ मोहम्मद राजी, क्या होगा, क्या वो जलता रहेगा या बुझ जाएगा। So it will continue. हाँ, वो जलेगा, मतलब और अच्छे से जलेगा। हाँ, वो और अच्छे से जलेगा। ठीक है, लेकिन धमाका होगा क्या वहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन वाले में हुआ था। No, sir, it won't. हाइड्रोजन वाले में नहीं, यस हाइड्रोजन वाले में ऐसा कुछ आपको पॉप साउंड नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन वाले में जलेगा, कैंडल जलता रहेगा, लेकिन और अच्छे से जलेगा, बट वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन वही अगर मान लो टेस्ट ट्यूब में CO2 रहता तो कैंडल का क्या होता, टेस्ट ट्यूब में अगर CO2 रहता तब कैंडल का क्या होता, वो कैंडल आपका बुझ जाता। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में अगर CO2 रहता तो कैंडल क्या होता, कैंडल आपको बुझ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बर्निंग को, मतलब वो ये क्या वो कंटिन्यू करता है या फिर बर्निंग स्टॉप कर देता है, Stop. स्टॉप कर देगा ना, वो फर्दर नहीं जलेगा। ठीक है, तो यही आपका एक्सपेरिमेंट था। कैंडल आप ले जाओगे तो क्या होगा, देखो यही फिर से देख लो, प्लास्टिक मग था, रबर स्टॉपर था, ये सारे सेटअप थे। और जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, बैटरी को ऑन करोगे, आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल दिखेगा। एक टेस्ट ट्यूब किसमें बबल होगा, ऑक्सीजन का बबल होगा एनोड वाले में, एनोड वाले में ऑक्सीजन का बबल होगा, ये ध्यान रखना, एनोड में ऑक्सीजन और कैथोड में हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड में ऑक्सीजन, कैथोड में हाइड्रोजन का बबल है। और ये कैसा है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्योंकि डिकम्पोजिशन, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, इसका यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, कुछ मेटल का मतलब इम्प्योर मेटल है जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटलर्जी में इसका यूज होता है, मतलब प्योर फॉर्म में आपको पाने के लिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम एल्युमिनियम, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज क्लास 12 में पढ़ना है, एक चैप्टर है मेटलर्जी करके क्लास 12 में, उसमें पढ़ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम एल्युमिनियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है कि हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक पोल में आप आंसर कर देना, आपके सामने एक पोल है,
इसको आप ऐसे कर देना, ठीक है। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये क्या है, एक तरह का आपको सीरीज मिलेगा। देखो बहुत सारे मेटल को एक सीरीज के फॉर्म में रख दिया गया, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे ऊपर है वो पोटेशियम है, बताओ वो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा या सबसे नीचे है गोल्ड, वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिव ज्यादा है, पोटेशियम या गोल्ड? पोटेशियम सबसे रिएक्टिव होगा। हाँ, ये जो सीरीज है इसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और गोल्ड क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत सारे मेटल को यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में आपको रख दिया गया है। सबसे ऊपर पोटेशियम है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे गोल्ड है, वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये सीरीज आप ध्यान रखिएगा, इसको आप क्लास के बाद मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना। वैसे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के आपके बुक में भी दिया हुआ है, मोस्ट एक्टिव से लीस्ट एक्टिव। इसका यूज क्या है, इसका यूज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो देखो ए बी करके है, मतलब ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, आपने साइड से क्या लाया सी। अब सी क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, ए को भगा दिया और बी के साथ वो खुद कंबाइन कर गया। पहले देखो ए बी जुड़ा हुआ था, सी क्या है, सी आपका मोर रिएक्टिव है। सी क्या हो, अच्छा बताओ सी क्या हो सकता है, अगर ऑप्शन दे गोल्ड या प्लेटिनम, क्या गोल्ड है और क्या है आयरन, क्या हो सकता है सी, गोल्ड है या आयरन? अगर आपके पास दो ऑप्शन रहे कि बताओ सी होने की चांसेस क्या है, गोल्ड और आयरन, क्या बोलोगे आप? अरे बताओ भाई। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो करेगा जो हाईली रिएक्टिव हो। आयरन। हाँ आयरन हो सकता है, क्योंकि गोल्ड तो सब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में था ना। देखो गोल्ड आपका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे था, तो गोल्ड किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, गोल्ड किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तभी तुम सुनते भी होगे कि हाँ गोल्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए उसके हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं। देखो जो नीचे है गोल्ड सिल्वर, इसके हम ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब ज्वेलरी इसके बनते हैं ना, गोल्ड के सिल्वर के, ठीक है। अरे पहनते नहीं है गोल्ड हम, मतलब हाँ हम लोग क्या उसको रिंग के फॉर्म में पहनते हैं या गले में चेन के फॉर्म में मेल पहनते हैं यूजुअली। फीमेल तो भाई पूरा नाक कान आंख हर जगह वो पहन सकती है गोल्ड। तो गोल्ड क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो लेस्ट रिएक्टिव है। अगर सोचो अगर हमने आयरन को पहन लिया, हमने फिंगर में रिंग हमें रिंग बनाना है, हम आयरन के रिंग पहन, मतलब आयरन का हम रिंग बनवाएंगे और उसको पहन लेंगे, तो वो तो जंग लग जाएगा। या पता चला हमने कोई ये चेन पहन लिया आयरन का, वो जंग लग जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और वो नुकसान भी कर सकता है। तो गोल्ड का हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव नहीं होता। लीस्ट रिएक्टिव है तो आप आसानी से पहनो, वो जल्दी खराब नहीं होगा, तो गोल्ड होते भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो ऊपर, मतलब जो हाईली रिएक्टिव हो, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ पे सी ए को बाहर कर दिया, सी ए को बाहर कर दिया, यानी कि सी क्या है, मोर रिएक्टिव है। सी आपका मोर रिएक्टिव है, ए क्या था, लीस्ट रिएक्टिव है। ए क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स करेगा अनदर सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी, जिसका रिएक्टिविटी क्या है, कम है, दिस रिएक्शन, उस रिएक्शन को क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फिर से आपका एनसीईआरटी वाला स्लाइड आ गया, एक्टिविटी 1.9। आज देखो हम एक्टिविटी 1.7 हमने किया, 8 किया, अब 1.9 और उसके बाद में 10, 1.10 तक करेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.9 है। पहले तो ये एनसीईआरटी वाली स्लाइड देख लो, फिर हम या पहले एक्टिविटी परफॉर्म ही करते हैं, उसके बाद में ये एनसीईआरटी वाली स्लाइड पाएंगे। पहले देखो क्या हो रहा है, दो टेस्ट ट्यूब है, दो आपके सामने टेस्ट ट्यूब है, दोनों में क्या है, पहले तो यहाँ पे एक सैंड पेपर है और आयरन है, 3 आयरन की नेल है। एनसीईआरटी में भी 3 ही लिया हुआ है, आपके पास 3 आयरन की नेल है, ठीक है।
जिसको आप लोग कील वगैरह बोलते हैं दीवार में, जो ऐसे नहीं हम लोग। तो ये सैंड पेपर से आप क्या करोगे, इस आयरन ऑयल को क्लीन करोगे। क्लीन करोगे, ये दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दोनों टेस्ट ट्यूब में CuHO4 है, कॉपर सल्फेट है। अब देखो सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा 2 आयरन नेल हमने रख दिया। देखो ये पहले, ये देखो पहले जो यहाँ पे बर्तन है, यहाँ पे नीचे 3 आयरन नेल है ना, 2 को हमने उठाया और टेस्ट ट्यूब नंबर सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम इसको पुट करेंगे। देखो चला गया 2, और हम थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट करोगे तो क्या होगा, देखो 20 मिनट आपको वेट करना है, कलर चेंज हो गया, पहले ब्लू था अब ग्रीन कलर का हो गया। जो सॉल्यूशन आपका पहले ब्लू था वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। और जब आयरन को बाहर निकालोगे तो वो दिखेगा, देखो ब्राउनिश टाइप का। आयरन का भी कलर चेंज हो गया और टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन का भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो कुछ रिएक्शन हुआ होगा। क्या रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो ये रहा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला, आयरन। अब कॉपर सल्फेट में आयरन डाला, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप जब याद करोगे तो आयरन आपको ऊपर मिलेगा, कॉपर नीचे मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी कॉपर को भगा दिया जाएगा। जैसे नहीं होता है स्कूल वगैरह में तुम जाते होगे तो ऐसे होता होगा, क्लास में कभी कोई दबंग बच्चा आ गया, मतलब तुम्हें लगता होगा यार बहुत बदमाश है, वो जाता होगा और क्लास में बोलता होगा यार चल चलो निकलो, ये मेरा सीट है, पीछे हटो। तुम चाह के भी तुमको अंदर गुस्सा आता होगा, लेकिन फिर भी खाली कर देते होगा सीट, कि कौन जाएगा उसे उलझने। तो ऐसे होते हैं, स्कूल में बहुत होते हैं। तो समझो वो आयरन क्या है, वो क्लास का पावरफुल बच्चा है, वो आएगा तो तुमको सीट खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हो जा रहा है, आयरन आया तो कॉपर को अपना सीट खाली करना पड़ा, कॉपर सीट खाली करके निकल गया भाई, पीछे चला गया। और आयरन के साथ, मतलब सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया, आयरन। तो प्रोडक्ट क्या बना, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बना और कॉपर बेचारा बाहर हो गया। क्योंकि ये आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब में जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये इसमें एक्चुअली ग्रीन कलर क्यों हुआ, क्योंकि अब ये आयरन सल्फेट बन चुका है। क्या बन चुका है, आयरन सल्फेट। आपने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट, बना क्या, आयरन सल्फेट, ठीक है। और ये आयरन नेल ये ब्राउनिश टाइप क्यों हो गया, बताओ बताओ भाई। ये आयरन नेल का भी कलर तो चेंज हो गया है ना, बताओ, सोचो, Due to copper, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज फिर से आ गया। आयरन देखो ऊपर है और कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, ठीक है। हाँ तो सर सही बोल रहे हो। उस पे क्या होगा, कॉपर का एक लेयर, आयरन नेल पे कॉपर का लेयर आ गया होगा, ठीक है। देखो आयरन और कॉपर है, आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए उसने कॉपर को बाहर निकाला। आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए उसने कॉपर को बाहर निकाला, ठीक है। तो चलो अब एनसीईआरटी वाले स्लाइड पे आते हैं, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। ये रहा हमारा एनसीईआरटी वाला स्लाइड। देखो यही था, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या पुट किया, हमने 2 आयरन नेल को डाला, 2 आयरन नेल को डाला, ठीक है। क्या 2 ही डालेंगे, क्या नहीं ज्यादा भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आयरन नेल को आपने डाला, क्या होगा, वो आयरन नेल एक रिएक्शन करेगा, मतलब कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो आयरन नेल का कलर चेंज हो गया ना, यहाँ पे आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखो उसका कलर चेंज हो गया है। और जो पहले से आयरन नेल था उसका कलर कुछ और है, बाद वाला का चेंज हो गया। ये कॉपर टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, लेकिन रिएक्शन के बाद में देखो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, यही मैंने पूछा था जो तुषार बता रहा था कि आयरन नेल का कलर क्यों चेंज हो गया। क्योंकि देखो आयरन के ऊपर एक कॉपर का, देखो कॉपर सॉलिड है ना, तो कॉपर का थोड़ा लेयर टाइप आके बैठ गया होगा। और कॉपर अगर प्योर फॉर्म में रहता है ना तो उसका कलर ब्राउनिश टाइप की होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ब्राउनिश दिख रहा है। तो व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, तो समझ में आ ही गया कि नेल के ऊपर कॉपर आके डिपोजिट हो रहा है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड,
और जो ब्लू कलर था कॉपर सॉल्यूशन का, ये क्या था, पहले ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट, ये चेंज हो गया, हल्का ग्रीन टाइप का हो गया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, जो भी तुम्हारा कॉपर का, कॉपर जो था उसको बाहर निकाला, यानी कि आयरन जो है वो पावरफुल था, वो लेस पावरफुल बच्चे को बाहर निकाला। इसका मतलब ये क्या रिएक्शन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है, यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह कुछ और रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में आप जिंक डाल दो, जो ब्लू वाला सॉल्यूशन था ना उसमें जिंक डाल दो, जिंक डालोगे तो वो जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, लेड डालोगे, पीबी डालोगे तो पीबी, लेड डालोगे CuCl2 में, मतलब कॉपर क्लोराइड में जब आप लेड डालोगे तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर बाहर निकल रहा है। मतलब हर केस में कॉपर बाहर निकल रहा है। क्यों हर केस में कॉपर बाहर हो रहा है, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी कम है। देखो जिंक से भी कम है और लेड से भी कम है। जिंक और लेड हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये दोनों बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर कौन निकालेगा, जो पावरफुल बच्चा ना ये भगा देगा। अगर मान लो तुमसे जूनियर कोई आ जाए, ठीक है, जूनियर कोई आ जाए, या फिर तुम अगर कभी ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करते हो, बस वगैरह में, तो देखते भी होगा कि यार पावरफुल कोई आता है बंदा, तो वो कहता है कि भाई, मतलब तुम्हें घसका के बैठ जाएगा जबरदस्ती, धक्का उक्का भी दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन करता है, पावरफुल बच्चे, लेस पावरफुल वाले लोग नहीं करते। तो यानी कि जिंक और लेड क्या डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि इसका रिएक्टिविटी क्या है, जिंक और लेड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक और लेड का रिएक्टिविटी ज्यादा है। ये हमने देखा ही, कलर चेंज हुआ था आयरन नेल का, फिर सल्फेट सॉल्यूशन बना था, और ये हमने रिएक्शन भी अभी जस्ट देखा। आयरन देखो, लेड और जिंक देखो दोनों कॉपर से ऊपर है कि नहीं, देखो तो यहाँ पे पीबी, कॉपर से ठीक ऊपर तुमको लेड दिख रहा होगा पीबी, अरे और आयरन से ठीक ऊपर जिंक दिख रहा होगा। देखो ना, ये रहा पीबी और ये रहा जिंक, दोनों कॉपर से ऊपर है। तो बताओ दोनों कॉपर को भगा देंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, दोनों का रिएक्टिविटी कॉपर कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए दोनों कॉपर को बाहर कर देंगे। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन जो जिंक वाला था, देखो यहाँ पे रहा, जिंक है, कॉपर सल्फेट हमने लिया, क्या बना, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकलेगा। क्यों कॉपर बाहर निकलेगा, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक से कम है, कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक से कम है, इसलिए कॉपर बाहर निकलेगा। जिंक डिस्प्लेस किया कॉपर को, इसलिए एक ऐसा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड वाला भी हमने, देखो एनसीईआरटी, ये जो हम स्लाइड फॉलो करते हैं मतलब एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। देखो एनसीईआरटी वाला ही रिएक्शन है, लेड है, कॉपर क्लोराइड लिया, ठीक है, क्या बना, PbCl2 लेड क्लोराइड बना। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेड देखो ऊपर है कॉपर से, मतलब कॉपर से ऊपर जो कोई भी है वो सब कॉपर को भगा देगा। क्या पता गोल्ड लेते तो गोल्ड ऐसा रिएक्शन कर पाएगा, कॉपर सल्फेट में गोल्ड डालोगे तो क्या कलर चेंज होगा, नो सर, नहीं, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड का रिएक्टिविटी कम है, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करता है, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो वो मेटल मतलब जो कंपाउंड से जुड़ा होगा उसको बाहर निकाल देगा। लेड डिस्प्लेस किया कॉपर को, ठीक है। अब एक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे क्या क्या होगा, तो देखना, दो अपने कंपाउंड है, एक ए बी के साथ जुड़ा है और सी डी के साथ जुड़ा हुआ है, ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी डी के साथ जुड़ा है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, देखो देखो क्या हो रहा है, ए ने सी को बाहर कर दिया और डी के साथ जुड़ गया, ए ने सी को बाहर किया, और सिमिलरली देखना सी बी के साथ जुड़ गया, मतलब देखो ना, ए इसके साथ जुड़ गया, ए किसके साथ जुड़ा है, डी के साथ, और बी सी के साथ जुड़ा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि एक को बाहर केवल हम सिंपल बाहर निकाल दे रहे थे, अब क्या हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्शन हो ही रहा है। देखो सी भी बाहर निकल रहा है, डी भी बाहर निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दो दो हो रहा है, दो नहीं हो रहा है, ए तुम्हारा सी के साथ, ए तुम्हारा डी के साथ चला गया, बी सी के साथ चला गया, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द रिएक्शन वेयर इस रिएक्शन में यूजुअली क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट जानते हो क्या होता है, अरे प्रेसिपिटेट जानते हो क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है, क्या होता है,
Mixture between liquid and gas. नहीं, हाँ, सॉलिड Solid and प्रिसिपिटेट, एक मतलब जब, हाँ आकर्ष बोलो। There is a solid left in an aqueous solution after reaction. हाँ, एक सॉलिड मतलब रिएक्शन के बाद में एक सॉलिड आपको कुछ मिलेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। सॉलिड जैसे अगर मान लो तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो और नीचे तुम्हारे मतलब नीचे कुछ सॉलिड जमा हो गया, वो सॉलिड क्या है, प्रिसिपिटेट है। सॉलिड क्या है, उसको प्रिसिपिटेट बोलेंगे। द रिएक्शन वेयर ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा बिटवीन जो रिएक्टेंट है ना, उसमें आयन का एक्सचेंज होगा और एक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। जो सॉलिड फॉर्म हुआ उसे बोलोगे प्रिसिपिटेट। और इस तरह के रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, इस तरह के रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे। जैसे देखो, ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म नोन एज प्रिसिपिटेट। देखो यहाँ पे येलो कलर का कुछ देख रहे हो, रिएक्शन होके बाद में नीचे सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कुछ सॉलिड आपको मिलेगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन जिसमें एक प्रिसिपिटेट मिलेगा उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है। सॉलिड है जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, जो लिक्विड है ना उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भैया, जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे थे यहाँ पे वो उसी का समझो डबल हो रहा है। देखो ए तुम्हारा देख रहे हो, ए तुम्हारा सी को बाहर कर दिया और डी के साथ चिपक गया, और बी तुम बोलोगे तो बी किसको बाहर कर दे रहा है, बी डी को बाहर कर दिया और सी के साथ जुड़ गया। देखो ना, ए जो है इस सी को बाहर कर दिया और डी के साथ जुड़ गया, और बी जो है वो डी को बाहर कर देगा और सी के साथ जुड़ जाएगा। तो एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसकी एनसीईआरटी वाला जो आज की एक्टिविटी वाला लास्ट एक्टिविटी 1.10 इसमें क्या कर रहा है, ये बहुत आसान एक्टिविटी है। आपको 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है, 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है, और क्या लेना है, 3 ml बैरियम क्लोराइड। मतलब सोडियम सल्फेट ले लो और बैरियम क्लोराइड ले लो। आपने सोडियम सल्फेट भी लिया, बैरियम क्लोराइड भी लिया। अब देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, सोडियम के साथ पहले सल्फेट था, लेकिन अब वो सल्फेट देखो किसके साथ चला गया, बैरियम के साथ। पहले सल्फेट किसके साथ था, सोडियम के साथ, लेकिन सल्फेट किसके साथ चला गया, बैरियम के साथ। क्लोराइड पहले किसके साथ था, बैरियम के साथ, अब ये क्लोराइड कहां किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। देखो ना, Yes, sir. सोडियम जो है बैरियम को बाहर कर दिया, सोडियम जो है बैरियम को बाहर किया। अरे देखो, सोडियम सल्फेट था ना, तो सोडियम जो है बैरियम को बाहर किया और क्लोरीन के साथ जुड़ गया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और जो बैरियम जो है वो यहाँ पे क्या किया, सोडियम को बाहर करके सल्फेट के साथ जुड़ गया, क्या बन गया, बैरियम सल्फेट। और इसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रेसिपिटेट को कैसे ये दिखाएंगे, देखो यहाँ पे छोटा सा एस लिखा हुआ है ना, एस फॉर सॉलिड, यानी कि बैरियम सल्फेट जो है वो क्या है, एक सॉलिड है। बैरियम सल्फेट ये आपका सॉलिड है। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। चलिए ये एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके देखते हैं। देखो, रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। एक क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने बैरियम क्लोराइड लिया है। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को आपने मिक्स किया। देखो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट दिखेगा, नीचे व्हाइट कलर का कुछ जम गया ना। सोडियम सल्फेट आपने लिया और क्या लिया, बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। बैरियम सल्फेट बना जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट है। देखो इसमें तुमको नीचे व्हाइट नहीं पाउडर दिख रहा है, तो व्हाइट पाउडर क्या है, प्रिसिपिटेट है। कौन सा प्रिसिपिटेट, तो बैरियम सल्फेट है। जो व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ना नीचे, वो सॉलिड है। ये क्या है, एक सॉलिड है जो कि बैरियम सल्फेट है। और साथ में क्या बना है, साथ में नमक बनेगा। NaCl तो पानी में डिजोल्व भी रहता है, तो इसलिए इसको AQ लिखा हुआ है। AQ मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो AQ लिखा हुआ है, तो मतलब है कि ये डिजोल्व है,
ये आपका डिजोल्व है, जो ये तुम्हारा है, मान लो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होगा, NaCl होगा, और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, BaSO4 है। नीचे वाला पार्ट आपका BaSO4 है। ठीक है, अरे समझ में आया? ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमने क्या क्या किया था इस एक्टिविटी में, फिर से देख लो भाई। 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक में क्या था, एक में था सोडियम सल्फेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में था बैरियम क्लोराइड। दोनों को आपने मिक्स किया, ठीक है, मिक्स किया तो एक व्हाइट कलर का ये सॉलिड आपको ऑब्टेन हुआ। यह जो व्हाइट सॉलिड है ये क्या है, ये है आपका बैरियम सल्फेट। ये व्हाइट सॉलिड क्या है, बैरियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट लिए, बैरियम क्लोराइड लिए, क्या बना, व्हाइट पाउडर बना, व्हाइट सॉलिड बना जिसको हम बैरियम सल्फेट बोलेंगे, और साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो ना, सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, बैरियम क्लोराइड के साथ, दोनों अपना पार्टनर चेंज कर लिया। जैसे मान लो तुषार और सूर्यांश फ्रेंड है और अशरफ मोहम्मद राजी फ्रेंड है, दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया। मतलब तुषार अशरफ आकर्ष के साथ फ्रेंड हो गया और मोहम्मद राजी सूर्यांश के साथ हो गया, मतलब दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया। ठीक है, तो यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि भाई तुम मेरा फ्रेंड बन जाओ, ये उसका फ्रेंड बन गया। पहले हम दोनों फ्रेंड थे, तुम दोनों का पेयर था, दोनों ने अपना अपना पेयर चेंज कर लिया। पहले सोडियम सल्फेट का फ्रेंड था, पहले क्या था, यह सोडियम सल्फेट का फ्रेंड था और बैरियम क्लोराइड का फ्रेंड था, लेकिन दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया। यानी कि अब जो है सोडियम किसका फ्रेंड है, सल्फेट, सोडियम जो है क्लोराइड का फ्रेंड है, पहले सल्फेट का फ्रेंड था, और बैरियम पहले क्लोराइड का फ्रेंड था, अब बैरियम सल्फेट का फ्रेंड हो गया। मतलब दोनों ने फ्रेंडशिप चेंज कर ली, और ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है भाई, चलो ये बैलेंस किया गया है। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, बैरियम सल्फाइड। बैरियम सल्फाइड के साथ आपने क्या लिया, जिंक सल्फेट। देखो बैरियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पहले सल्फर जुड़ा हुआ है, और जिंक के साथ सल्फेट। बैरियम सल्फर का फ्रेंड है, अब बैरियम देखो सल्फेट का फ्रेंड हो गया, यानी कि बैरियम ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया। सिमिलरली जिंक पहले सल्फेट का फ्रेंड था, अब देखो जिंक किसका फ्रेंड हो जाएगा, सल्फर का। दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया, दोनों ने पार्टनर चेंज कर लिया। और ये जो है बैरियम सल्फेट, अभी हमने देखा था व्हाइट प्रेसिपिटेट था, लास्ट रिएक्शन में भी बैरियम सल्फेट क्या था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखो व्हाइट पाउडर था, बैरियम सल्फेट था, यहाँ पे भी बैरियम सल्फेट ही है, तो व्हाइट कलर का तो हो गया ही। और चूंकि सॉलिड है, व्हाइट बैरियम सल्फेट क्या होता है, ये डिजोल्व नहीं होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है ना, इसलिए एरो डाउनवर्ड एरो दिखाया जा रहा है। ये जो डाउनवर्ड एरो जो दिख रहा है ना आपको, ये डाउनवर्ड एरो ये बताता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म्स है। और वही अगर ये एरो अपवर्ड रहता है, ऐसा रहता, तो वो किसको डिनोट करता है, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। अगर एरो यहाँ पे ऐसे रहता तो उसका मतलब होता है कि गैस का फॉर्मेशन है। जैसे CO2 लिखेंगे ना, तो हम उसके बगल में ऐसे कर देंगे, मतलब वो गैस फॉर्म है। हाँ मोहम्मद राजी बताओगे। Maybe it's indicating that it's a precipitate and it's going down. हाँ, ये नीचे डाउन हो रहा है, ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, ये बता रहा है ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर एरो अप साइड रहता तो इसका मतलब कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि गैस क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर उड़ के चला जाएगा। H2 के साथ हम जनरली ऐसे ऊपर एरो कर सकते हैं। और देखो जिंक पहले सल्फेट का पार्टनर था, जिंक का दोस्त सल्फेट था, अब जिंक का दोस्त कौन हो गया, सल्फर हो गया। यानी कि दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया। बैरियम किसका फ्रेंड बन गया, बैरियम सल्फेट का फ्रेंड बन गया, और ये जिंक किसका फ्रेंड बन गया, सल्फर का। दोनों ने अपना अपना फ्रेंडशिप चेंज कर लिया, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, एक और है, देखो कॉपर क्लोरीन का फ्रेंड है, कॉपर क्लोरीन का फ्रेंड है, और पोटेशियम आयोडीन का फ्रेंड है, पोटेशियम आयोडीन का फ्रेंड है। दोनों ने अपना फ्रेंडशिप चेंज करेंगे। कॉपर, अब देखो कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडीन का फ्रेंड बन गया, कॉपर आयोडीन के साथ जुड़ गया, और पोटेशियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम आपका क्लोरीन के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक प्रेसिपिटेट बना है, इसलिए डाउनवर्ड एरो से हम इसको डिनोट करें, और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, यानी कि ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ये देखो ये दोनों एरो। चलो नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।
ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा। तुम लोग थोड़ा पढ़ के आना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। चलो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आज की क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे थे, और लाइट के प्रेजेंस में भी हमने देखा, ठीक है।